be 1 part artist and 9 part navy. Said by John Skippy. So, hi guys, this is Kumari Pallavi 19 and you are watching Personalities with Pallavi. Today's guest is from the field of sculpture. He is Govardhan Mandal. So, without any further delay, let's get going. Hello and welcome, Mr. Mandal. Thank you for joining me today. ओके मंडल जी, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ दर्शकों को बताइए। हमारा बैचलर फाइन आर्ट्स जो है पटना यूनिवर्सिटी फाइन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हुआ बिहार में। और आफ्टर दैट मास्टर फाइन आर्ट्स मेरा खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, आप जानते होंगे जो छत्तीसगढ़ में है। मैंने वहाँ से मास्टर किया। उसके बाद अभी 2016 के बाद से अभी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ लगातार 6 साल हो गए मास्टर करने के बाद। ये कब से आपको लगा कि आप एक स्कल्पचर बन पाओगे? ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं और अभी भी नहीं लगता मैं बन पाऊंगा, क्योंकि हर दिन हमारे लिए चैलेंज होता है और हर दिन हमें एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हर दिन जो मैं कर पाऊँ बस जो मैं आज कर पाया वही उसी को मेरे को लगता है। मेरे को कभी फील नहीं हुआ कि मैं स्कल्पचर बन पाऊंगा। और बस ये जर्नी है, ये रास्ता है जो हम कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये इस मुकाम की ओर बढ़ रहा है। मेरे लिए कभी भी ऐसा मंजिल नहीं है कि उसका जो एक लेवल है स्कल्पचर का कि कहाँ तक होना चाहिए। हर दिन सीख रहे हैं। जी बिल्कुल। और फिर आप कैसे करते हैं ये पूरा प्रक्रिया, अगर आप कुछ बता पाओ तो? हाँ, तो हमारा जो मीडियम है वो वुडन मार्बल है। और मेरा मैक्सिमम जो मेरा मास्टर के बाद जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट था मैंने उसको लिया एज ए कार्विंग। और मेरा बेस्ट है मेरा मार्बल, ग्रेनाइट एंड ये वुड, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ और झारखंड से बिलोंग करते हैं। और तो हमारे इधर जो अवेलेबिलिटी है वुड की बहुत इजी वे में है और अच्छा माध्यम है। और उसके बाद अ, लगातार कैंप ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हम लोगों को अच्छा उसमें ऑनरियम मिल जाता है। तो एक एक होते चला गया कि हमें ये यही लाइन करनी है। और इसमें स्कल्पटिंग लाइन में बहुत सारे मीडियम है, फाइबर वगैरह भी। बट फाइबर वगैरह थोड़ा सा पॉल्यूशन मतलब हमारे इन्वायरमेंट के नज़रिए से अच्छा नहीं होता है। इसकी वजह से मैं इसको कंफर्ट फील करता हूँ कि मैं वुड करूँ या जी, जी। मार्बल के अलावा तो देखा गया कि आप क्ले आर्ट भी करते हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए। प्ले आर्ट, क्ले आर्ट, वो जो मिट्टी का। ओके हाँ या हाँ क्ले 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 मॉडलिंग, ये हम लोग का जो एक स्कल्पचर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक स्कल्पचर जब तक मिट्टी से खेलेगा नहीं तब तक वो स्कल्पचर नहीं बन सकता है। हम लोग मार्बल में काम करें, चाहे वुड में काम करें, चाहे किसी भी मीडियम में काम करें, हमें स्मॉल मैकेट क्ले के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो पहला एक स्केचिंग का पहला एक माध्यम है हमारा क्ले। और हर स्कल्पचर को ये करना ही पड़ता है, नेसेसरी है, नीड है, और हम भी कर रहे हैं। और क्ले एक अच्छा मीडियम है क्योंकि ये हमारा प्रकृति से प्राप्त होता है और ये रीयूज होता है। तो ओनली वन टेराकोटा एक मीडियम है जिसमें फायर होने के बाद वो फिक्स हो जाता है। अदरवाइज वो भी जब ब्रेक डाउन होगी तो वो भी नेचर में आ जाएगा। तो ये क्ले जो है बहुत अच्छा मीडियम है हम लोग स्कल्पचर के लिए, इन्वायरमेंट के नज़र से और हमारे काम के नज़रिए से, क्योंकि इसमें जितना बारीक जा सकते हैं हम कर सकते हैं। कार्विंग में एक बार आप कार्व कर लिए किसी चीज को तो वो दोबारा अगर ज्वाइंट नहीं कर सकते यदि कुछ मिस्टेक हो गई तो। बट हमारा क्ले एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप कार्व भी कर सकते हो और पैचिंग भी कर सकते हो। तो क्ले एक अच्छा मीडियम है स्कल्पचर के लिए, किसी भी स्कल्पचर के लिए। तो अब तक आपने जितने भी काम किए हैं उनमें से आपको कौन सा सबसे बढ़िया लगता है? आ, ऐसा कोई भी बुरा नहीं लगता है। और सबसे बढ़िया अभी तक देखा जाए तो मैंने मार्बल में काम किया है, नेशनल सिलेक्शन हुआ उसके बाद। और बहुत सारे ऐसे वर्क है जो मतलब प्रोत्साहित करती है। जैसे एक झारखंड गवर्नमेंट का मैंने चौक एक चौराहा है, तो वहाँ पे मैंने लगा 18 फीट का। अभी मैंने लेटेस्ट में एक रिसोर्ट के लिए काम किया, तो वहाँ पे मैंने लगभग 18 फीट 20 फीट के म्यूरल
और 3D म्यूरल तैयार किए। तो हर काम अपने लिए चैलेंजिंग है, बेस्ट है, अदरवाइज़ माना जाए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लगता है कि कुछ कमी रह गया है, अगर अपना काम को देखने के बाद। तो एक आर्टिस्ट कभी भी अपने काम से सैटिस्फाइड नहीं होता है। जी। और मैं भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ और किसी को मैं बेस्ट नहीं कह सकता। ये दर्शक लोग देखते हैं और वो तारीफ़ करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, चलो ये अच्छा है, पर बेस्ट कुछ भी नहीं है हमारे लिए। बेस्ट की उम्मीद में लगे हैं, खोज में हैं। जी, यू हैव रियली अ गुड थॉट। और बताइए कि इसके अलावा आपने आप देखा गया है कुछ ऐसा कि जानवर के भी आप मूर्तियां बनाते हो, जैसे कि हॉर्स इन द गार्डन, देन टू इंडिविजुअल्स हैविंग द फेस ऑफ फ्रॉग। सो ये सब क्या ऑर्डर हाँ, ऑर्डर किया था किसी ने, और या आपने? कॉमर्शियल वर्क नहीं न। जी, हमारा क्या है, शुरू से मेरे काम को अगर देखेंगे, तो मैं जो हमारे ह्यूमन फीलिंग्स है ना, उसको एक सिंबॉलिक वे में एनिमल के थ्रू दिखाते हैं। वो एनिमल हमारे आस-पास के इर्द-गिर्द के हो सकते हैं और अधिकतर हॉर्स का यूज़ मैंने किया है। तो मैं शुरुआती दौर पे जब मैं मास्टर कर रहा था, तो मैं थोड़े एरोटिक मूवी बनाता, मतलब एरोटिक पिक्चर्स, एरोटिक स्कल्पचर किया करता था। बट हमारे वहाँ पे थोड़ा सोसाइटी को एजुकेशन का था, तो वहाँ पे लिमिटेशन थी। तो उस चीज़ को सिंबॉलिक वे में दिखाने के लिए मैं एनिमल का यूज़ करता था। और एज ए मेल जो है हॉर्स रिप्रेजेंटेटिव बहुत बेस्ट होता है एक मेल पावर के लिए। तो हॉर्स का यूज़ करता था। धीरे-धीरे वो हमारे लाइफ में आने लगा कि मैं मतलब ह्यूमन से रिलेट और कौन-सा कर सकता है जो सिमिलर है। तो मंकी है, तो मैंने मंकियों को दिखाना शुरू किया क्योंकि मंकी मंकी का नेचर हमारे एनिमल और ह्यूमन बीइंग का नेचर बहुत सिमिलर होता है। तो इस तरह से और आजकल लोग उसी के अनुसार से ऑर्डर भी दे देते हैं। जिस तरह से आपका पद्धति होता है काम करने का, तो लोग उस तरह का चॉइस भी रखने वाले मिल जाते हैं। तो हमारे वर्क को चाहने वाले हमारे जैसे ही बायर्स मिलते हैं और उसी तरह का ऑर्डर भी देते हैं। तो लगातार हमारा काम वो एनिमल के साथ जुड़ते चला जा रहा है। तो भारतवर्ष को आप कहाँ देखते हो इस कल्चर की दुनिया में? जी, मतलब where do you see India in today's क्या स्कल्पचर time in the field of sculpture? स्कल्पचर के फील्ड में आजकल इंडिया में हर तरह के काम हो रहे हैं, बट अभी जो कला जो है हमेशा राज पोषित होता है। मतलब एक राजा के संस्कार, एक राजा जो जिस तरह का आपका किसी भी राज्य का जो राजा होता है ना, उसके अनुसार से मेंटालिटी के अनुसार से उसके आर्ट और सोसाइटी पे असर पड़ता है। जैसे कि अगर मौर्यकालीन आर्ट को देखें, चंद्रगुप्त मौर्य का, चाहे अशोककालीन आर्ट का, तो वो आज भी अशोका स्तूपा वगैरह दिखता है। तो जैसे हमारा धर्म और समाज ये आर्ट को बहुत ज़्यादा असर करता है। जैसे मुगलकालीन कला में मुगलकालीन लोग अपने मतलब वो मूर्ति पूजा को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, तो वो मिनिएचर वगैरह पेंटिंग शुरू हुई, पेंटिंग ज़्यादा डेवलप हुआ। मगर और पुराने काल में चले जाएँ चाहे हड़प्पा संस्कृति हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, तो टेराकोटा वगैरह या जो धरती पूजा वगैरह में जो यूज़ होती थी, भूमि पूजा के लिए मूर्तियाँ, चाहे शिवलिंग, तो मतलब अगर देखा जाए, तो धर्म और समाज वो आज को मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उसको प्रभावित करता है। जैसे अगर हमारे उत्तर भारत में आ जाइए, तो राम, श्री कृष्ण इसके बारा ज़्यादा है, तो आपको उनकी मूर्तियाँ ज़्यादा इधर मिलेगी। तो और अगर हम पश्चिमी भारत में चले जाएँ, साउथ इंडिया में चले जाएँ, तो साउथ इंडिया में आपको शिव भक्त ज़्यादा मिलेंगे, तो शिव मूर्तियाँ ज़्यादा मिलेंगे। उड़ीसा में चले जाएँ, तो उधर विष्णु के मूर्तियाँ ज़्यादा मिलेंगे। तो जगह-जगह जैसे आपका गुवाहाटी चले जाएँ, तो उधर स्त्री पूजा ज़्यादा होता है, कोलकाता साइड में, तो वो देवी मूर्तियाँ ज़्यादा प्राप्त होगी। तो आज के समय में भारत में हमारे जो राजा हैं लोकतांत्रिक प्रदेश होते हुए भी जो हमारे जो सुप्रीम हैं पीएम प्रधानमंत्री हैं और चाहे जो भी आज का मुख्यालय है मंत्रालय है, सारे लोग अपने आप वर्चस्व दिखाने के लिए अपने अपने नेताओं का जैसे आपका 300 फीट का आज लौह पुरुष तैयार हुआ। ये लौह पुरुष अगर ये कांग्रेस होता है तो हो सके यहाँ पे नेहरू जी होते हैं, है ना? तो अपने-अपने जैसे आज आज बीजेपी का बोलबाला है तो आज सबसे बड़ी मूर्ति अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुई अशोक स्तंभ का डिलीट हो गया पर उसका सींग और इसके सींग में थोड़ा प्रभावित आपको प्रभाव दिखा होगा। इसके सींग वैसा न्यूज़ में भी चर्चा चला कि थोड़ा दहाड़ते हुए है सींग। तो ये दहाड़ते हुए सींग और ये
टोटली ये डिपेंड कर रहा है कि हमारा राजा कैसा है। तो आज के आर्ट और या पुराने आर्ट जो भी है या भविष्य में होने वाला आर्ट है, वो हमारे राजतंत्र बहुत ज्यादा और सामाजिक तंत्र बहुत ज्यादा उसको प्रभावित करते हैं। तो आज मैं ये मानता हूँ कि आज के समय में हमारा जो वास्तविक मॉडर्न आर्ट है, वो थोड़ा यहाँ के जहाँ से इनकम होता है राजशाही तंत्र के अंतर्गत आ रहे हैं और उसके प्रभाव में, जबकि आर्ट स्वतंत्र होना चाहिए। तो कुछ आर्टिस्ट हैं जो स्वतंत्र आर्ट भी कर रहे हैं जिसका प्रभाव नहीं है, मगर लगभग बचे नहीं रह सकते हम समाज से। तो हमारे अनुसार से तो बस वही है, जैसा राजा रहेगा वैसा आपको आर्ट देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। फिर समय कितना लगता है एक मूर्ति तैयार होने के लिए? ये डिपेंड करता है कि कितने बारीकी से हम काम कर रहे हैं। किसी आर्ट को हम 7 दिन में भी कर सकते हैं, 15 दिन में भी कर सकते हैं। तो उसकी बारीकी, उसकी पेशेंस, उसकी जरूरत पे डिपेंड करते हैं। जैसे आजकल कॉमर्शियल आर्ट है, तो अगर एक आर्टिस्ट बहुत ज्यादा समय अगर किसी आर्ट के ऊपर देता है, तो हमारे बायर्स या हमारे आज के उपभोक्ता या वो जो खरीदने वाले हैं या आर्ट लवर्स है, उतने पैसा दे नहीं सकते। तो वो जो ऑर्डर में देंगे तो वो चाहेंगे कम से कम समय में तैयार हो, और आर्टिस्ट भी चाहेगा कम से कम समय में तैयार हो। तो वैसे में उसकी जो सुंदरता है, सौंदर्य है, कम पड़ जाता है। मगर वही जो आर्टिस्ट अपना समय और अनुभव और अपना पेशेंस के साथ जो काम करते हैं और गैलरी में एग्जिबिट करते हैं, तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है। तो लोगों के दिमाग में आज भी ये सवाल रहता है कि गैलरियों में इतनी महंगे क्यों पेंटिंग बिकते हैं, ये मूर्ति में ऐसा है क्या जो इतना महंगा है। तो हमारे अनुसार से उस मूर्ति में उस कलाकार का भावना जुड़ा होता है, उसका पूरा हृदय से किया हुआ जो तन मन समय और वो पेशेंस वो दिखता है उसमें। वो आप ऑर्डर वर्क में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी को कॉमर्शियली अगर आप बोलिएगा कि ये चीज बना कर दो, तो वो नहीं आपको मिलेगा। आपको इसके लिए कलाकार का कलाकृति ही खरीदना पड़ेगा, तब आपको वो भाव मिलेगा जो कलाकार के इस भाव के साथ काम करता है। जी। जैसे आप एक रेस्टोरेंट का खाना में खाते हैं और हमारे घर का खाना खाते हैं, तो आप जनरली पूछेंगे कि खाना बनाने में कितना समय लगता है, तो एक गृहिणी उसका समय अलग बताएगी और एक रेस्टोरेंट वाला अलग बताएगा, कि उसके पास ऑलरेडी रेडीमेड मसाला होते हैं, वो फ्राई करते हैं, दे देते हैं। तो ऐसा है, जैसा आप समझ सकते हैं। अगर हमारा एग्जाम्पल सही बैठ रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि जी। कमर्शियल आर्ट और जो रियल आर्ट है, जो आर्टिस्ट आर्टिस्ट आर्ट में समय देते हैं, वो ये अंतर होता है कि अपना दिल से जो काम करते हैं। गृहिणियां बहुत तन मन लगा के भोजन बनाती है, अच्छा से चुनती है वगैरह वगैरह। वो आपको रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, स्वाद में भी अंतर नहीं मिलेगा। स्वाद में भी वो बहुत सारे डिफिकल्टीज आएगी। वो वही वजह होता है किस भाव के साथ खाना बनाया गया, किस भाव के साथ मूर्ति तैयार किया गया, पेंटिंग तैयार किया गया। जी बिल्कुल। जी, आप क्या कहना चाहेंगे यंग एस्पायरेंट्स को जो आपकी ही तरह इस कल्चर फील्ड में आना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा बस आपका जो दिल कर रहा है करते जाएं, और इसमें आप किसी का कॉपी ना करें। कॉपी ना करें कहने का मतलब कि वो इतनी ऊंचाई में है, मैं भी उतनी ऊंचाई में जाऊंगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मैं इसकी वो जवाबदेही भी नहीं हूँ, क्योंकि सर हर लोगों की अपनी अलग अलग जर्नी है, अलग अलग जिम्मेदारी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी के साथ हमारे फील्ड में आइए और सर्फिंग कीजिए। और आपको जरूरी नहीं कि सफलता आपको तुरंत मिले, आपको देर भी लग सकती है, किसी को जल्दी मिल जाती है। तो कभी भी अगर हमारे फील्ड में आप आते हैं, मेहनत करते हैं। आपने एक बार लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प शुक्ला जी का भी मूर्ति बनाया था जी, आर्मी। तो उस मूर्ति के मतलब क्या स्टोरी थी, जरा बताइए थोड़ा। हाँ हाँ, संकल्प शुक्ला के फादर हमसे मिले थे। मैं रांची में रह रहा था उस समय, मेरा स्टूडियो वहाँ थी। तो उनके फादर ने बताया कि ऐसा है, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें इनको बनाना है। तो मैंने उसका एक सप्ताह के दरमियान में, 7 दिन के दरमियान में मैंने उसका फाइबर में बनाया। फाइबर के बाद उसका वो मेटल कास्ट करवाया, और फिर ये अभी रांची के मोरहाबादी एक जगह है जहाँ पे शहीद संकल्प शुक्ला जी का वो लगा हुआ है, स्थापित है। और सौभाग्य है मेरा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी का काम करने को मौका मिला मुझे। अच्छी। और एक बार आपने एक हाथ का भी मूर्ति बनाया, तो उस मूर्ति क्या क्या आइडिया था, क्या मैसेज था कि दर्शकों के लिए? हाँ, ये क्या है, कभी कभी वो एक
आग से निकलता हुआ हाथ था। ये एक्चुअली कमर्शियल ऑर्डर था, एक क्लाइंट का डिमांड था कि मैं उसको ट्रांसपेरेंट हाथ दिखाऊं आग से निकलता हुआ। तो मैं ट्रांसपेरेंट रेजिन के साथ इपॉक्सी रेजिन, जो आज के समय में न्यू मीडियम है इपॉक्सी रेजिन, तो मैं उसके साथ खेल रहा था। तो उसी का एक पार्ट था जो आप देख पा रहे हैं। एक बार आपने वुड स्कल्पचर भी तैयार किया था, वुड कार्व स्कल्पचर, जो काठ से बने हाँ, वो मेरा मैक्सिमम वुड में काम रहा है। मेरा मास्टर पीरियड में काफी वुड में मैंने काम किया, और उसी का वो है। इसे आपको देखने को मिलेगा, मंकी फैमिली है वुड में। वुड में हमारा एक बच्चा है जो कि उसके विंग्स लगे हुए हैं, डाउनवर्ड साइड में उसका डायरेक्शन है। तो ऐसे ऐसे मैंने वुड में काम किए हैं और अच्छा लगता है। वुड कार्विंग एक बहुत अच्छा पेशेंस वाला काम है। बहुत हर लेयर उसका अपने आप में एक आर्ट है। हर लेयर उसका बोलता है। अगर लकड़ी को आप छील रहे हैं तो हर लेयर की अपनी एक ब्यूटी है प्रकृति में। तो लकड़ी का मजा अलग है। लकड़ी और प्रकृति में सीमित मात्रा में है। और मैंने मेटल में काम किया, और मैं आजकल वो मॉडर्न टाइम में मैं स्क्रैप वर्क कर रहा हूँ। स्क्रैप वर्क होता है जिससे वेस्टेज आयरन स्क्रैप है, उसको वेल्डिंग करके मैं खुद से वेल्ड करता हूँ, और उससे नए नए मूर्तियां तैयार कर रहा हूँ। तो आजकल हर मीडियम के साथ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं माध्यम सीमित नहीं रखा हूँ। जी। मॉडर्न टाइम में चैलेंजिंग ज्यादा हो जाती है, तो अपने आप को थोड़ा हर हर जगह पर एडजस्ट करना पड़ता है। इसके लिए आपको हर फील्ड में पारंगत होना पड़ता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर फील्ड को ये स्कल्पचर का एक होना चाहिए। मेटल कास्टिंग, वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ड्यूरेबल नहीं होता है, इसकी वजह से मैं नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। फाइबर, फाइबर ग्लास चल रहा है। ये महाराष्ट्र के दपोली में आपने एक बार कार्व्ड रेड लेटराइट स्टोन से कुछ बनाया था। हाँ, उसमें मैं पहला था जो ये कैंप हुई जयपुर आर्ट समिट का, उसमें मैं पहला आर्टिस्ट था जो मैंने लोगों को बताया कि वो जो ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स में यूज हो रही थी, वो बड़े बड़े चट्टान को काट करके ब्रिक्स में बिल्डिंग मटेरियल में यूज कर रहे थे। तो हमारे एक फ्रेंड है महेश संजलेकर, जो एक वर्तमान में बहुत अच्छे आर्टिस्ट है मुंबई में, सिरामिक आर्टिस्ट। तो उनका गांव था, उन्होंने बताया कि ये इस लेटराइट स्टोन बहुत हम लोग रिच हैं। ये रत्नागिरी का एक बेल्ट है जहाँ पे इतने अच्छे लेटराइट स्टोन प्राप्त मिलते हैं, तो क्या इसमें कुछ कार्विंग हो सकता है। तो मैंने उसमें शुरुआत में एक फेस काटा, बहुत कम समय में, 1 या 2 दिन में मात्र। उसके बाद फिर दोबारा एक कैंप हुआ, मैंने उसमें काम किया। तो उसके बाद मैंने 15 आर्टिस्टों का एक कैंप करवाया, 15 से 20 आर्टिस्ट थे उसमें। तो उसमें मेरी भागीदारी थी, हमारे एक दो और सहभागियों की भागीदारी थी। तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे वर्क निकल के सामने आए। तो ये हमारा पहला प्रयास था कि मैं लेटराइट में कुछ काम करूं, कि लेटराइट स्टोन जो होता है ग्रेनाइट और मार्बल से ज्यादा पोरस होता है, मतलब उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी मार्बल की अपेक्षा कम है, बट वैसे आपका देखा जाए तो स्टोन स्टोन होता है, लेटराइट स्टोन है। तो बहुत अच्छा उसका मतलब एक रिजल्ट आया, और अच्छा इफेक्ट है, और बहुत कम लोगों ने उसमें काम किया है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लेटराइट स्टोन का, और उम्मीद है आगे भी उसमें काम करेंगे। और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में क्या सोचा है स्कल्पचर फील्ड से जुड़ते हुए? मैं फ्यूचर समझ नहीं पा रहा हूँ, बस ये करते जा रहा हूँ, और कोशिश से मैं काम करता रहूँ, मेरे को काम मिलता रहे, और मेरे काम लोगों को पसंद आता रहे। और ज्यादा कुछ नहीं। चैलेंज है, वही तो मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि चैलेंज है। फ्रीलांसिंग बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है एक आर्टिस्ट के लिए, और ये मेरा जर्नी है, कर रहा हूँ। उतार चढ़ाव आते रहते हैं इसमें। तो बस उम्मीद करता हूँ कि मैं लगातार काम कर पाऊँ, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलते रहे, अवसर मिलते रहे, जैसे अभी तक मिलता आ रहा है, आगे भी मिलेंगे। तो आ, हमारा स्कल्पचर का लाइन लाइफ लॉन्ग लाइफ रहेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो जॉब, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो जॉब कर लेते हैं, वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते हैं। तो चैलेंजिंग होता है ये सब परिस्थितियों में फ्रीलांस करना।
और भी आर्टिस्टों से पूछेंगे तो बताएंगे कि कितनी चैलेंजिंग होती है अपने काम को, अपने काम के माध्यम से स्टेबल होना सोसाइटी में, और उसी के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करना। क्योंकि एक शौक को जब आप आजीविका का साधन बनाते हैं तो आपको चैलेंजिंग आती है। आपकी स्टोर आर्ट मुंबई में लोगों कहाँ के हॉबी होते जी, आपकी हैं। स्टोर मुंबई मुंबई में। में मुंबई में नाइन फीस आर्ट गैलरी, द ग्रेट ईस्टर्न होम और द नाइन फीस आर्ट गैलरी, ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमें प्रमोट करती है, वो यंग को प्रमोट करती है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे हमसे काम करवाए हैं, और उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म दिए हैं, मार्बल का है, चाहे मेटल कास्टिंग के अच्छे, मतलब जो एक साधन होता है, प्लेटफॉर्म होता है आर्टिस्टों के लिए, वैसा एक मुहैया करवाया मुंबई में। और अभी हमारे लिए वो एक बहुत अच्छा गोल्डन ईरा का है ये, लगातार पिछले साल से मैं उसमें काम कर रहा हूँ, वहाँ का वर्कशॉप में एज ए रेसिडेंट आर्टिस्ट के तौर पे। तो फिर वहीं से मेरे लिंक अप होते जा रहे हैं, मतलब लिंक अप मतलब वहाँ से मुझे और लोगों से परिचय हो रही है, वहाँ जहांगीर आर्ट गैलरी है, और भी गैलरी विजिट करने का मौका मिलता है, तो आर्टिस्ट से जुड़ने का मौका मिलता है। तो ये है मुंबई दिल्ली जैसे शहर से जुड़े रहने के बाद लोग बहुत आसानी से लोगों के दिमाग और जहन में आ जाते हैं। और जैसे अगर आप खुद गुवाहाटी में हैं, चाहे हम लोग झारखंड में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, बिहार में है, ये सारे स्टेट जो है, मणिपुर वगैरह, ये थोड़ा आर्ट के मामले में थोड़ा पिछड़ा है। और इसकी अपनी अपनी रिच आर्ट है, चाहे मणिपुर की है, चाहे उधर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वुड कार्विंग वगैरह देखने को मिलते हैं। बट मुंबई दिल्ली वगैरह इकोनॉमिकल स्टेट कहा जाता है, जी। तो वहाँ पे आपको ज्यादा प्रमोशन मिलता है, प्रमोट होते हैं, मीडिया है, चाहे और भी अ, बड़े स्पॉन्सर्स, मौका मिलता है ऊपर जाने का चांसेस। तो मेट्रो सिटी आज को ज्यादा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में सफल है। हमारे इधर झारखंड में अभी थोड़ी इस अभाव है इसकी अपेक्षा। तुलनात्मक देखा जाए तो दिल्ली और मुंबई बेंगलोर की अपेक्षा काफी पिछड़ा है। तो आपसे बात करके ये पता चला कि आप बहुत सारे शहरों में काम कर चुके हैं। तो इसके लिए क्या आपको जाना जी पड़ता है डिफरेंट शहरों में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपना औजार उठा करके जिस तरह से एक कलाकार पेंट ब्रश लेके अपने झोला उठाकर जाता है, उस तरह से मैं भी अपना टूल बॉक्स लेके जाता हूँ बाकायदा। हर आर्टिस्ट जाता है, और जिस मीडियम में काम होता है उस मीडियम में काम करना पड़ता है। अ, आप एक जगह स्थिर होकर के लगातार, आपको एक जगह पे आप काम ज्यादा नहीं मिल सकता है। ये हमारा मतलब उस तरह का शहर नहीं है झारखंड। इवन यहाँ पे एक आपको इवन एक यूनिवर्सिटी नहीं है जो आज की पढ़ाई पढ़ाता हो, तो आप यहाँ पे इस तरह का डेवलप नहीं कर सकते हैं। ये शुरू से मान लीजिए झारखंड अभी नया है, अभी जस्ट बिहार से अलग हुआ है, आपका 20 साल हुआ है मुश्किल से। तो ये आर्ट का वो रिच नहीं रहा, ये आदिवासियों का क्षेत्र रहा था, तो आदिवासी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो प्रकृति प्रेमी थे। समझे। और जो मैक्सिमम जो राजतंत्र रहा है वो उत्तर भारत में है, चाहे उधर दक्षिण भारत में रहे हैं, तो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ पे आर्ट है, जयपुर है, मुगल कालीन लोग हैं, तो शासक जिधर दिल्ली साइड में ज्यादा है, और अंग्रेज भी आए हैं तो मुंबई वगैरह में, तो डेवलप क्षेत्रों में इसकी कदर होती है ना। पाश्चात्य शैली कहाँ से आई, वो कोलकाता है, कोलकाता जहाँ जहाँ आपके बंदरगाह है उधर उधर आपका डेवलपमेंट है। और हम लोग मिडिल भारत में हैं, मध्य भारत में लगभग उत्तर भारत कहा जाता है हम लोग को, तो हम लोग अछूते रह गए। तो हमारा इस तरह परंपरागत कुम्हार नहीं है, तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि अपने आप को साबित करें, क्योंकि हमारे पूर्वज कोई इस तरह का आर्टिस्ट नहीं रहे हैं। मैंने पढ़ाई की, और इसमें अभी मैं अपने पीढ़ी का पहला व्यक्ति हूँ जो इस लाइन में शुरू किया हूँ। तो देखता हूँ कितना मैं साबित कर पाता हूँ एक अपने जर्नी को, लोगों को मैं प्रोत्साहित कर पाऊंगा, फिर अपने फील्ड में अट्रैक्ट हो पाएंगे। जब मैं सक्सेस होऊंगा तो उम्मीद है कि हमारे पीछे और भी आएंगे, जी कारवां बनेगा। जी।
गोवर्धन जी, हम अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं। आशा करती हूँ कि आप और अच्छा काम जी करते जाइए। All the best for your future endeavor. जी I must say that you are truly an थैंक amazing यू and inspiring personality. It was great interacting with you. थैंक यू My pleasure. ओके So, ओके audience, this was Govardhan Mandal from the field of sculpture. Hope you like today's video. Make sure to comment down below. I will be back soon with another eminent personality very soon. Till then, goodbye.